सर, मैंने जो श्लोक सिलेक्ट किया है वह जो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण है और चक्षु श्रोतादिहीन है, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यंत सूक्ष्म और अव्यय है, तथा जो संपूर्ण भूतों का कारण है उसे विवेकी लोग सब और देखते हैं। तो इस श्लोक को सिलेक्ट करने का मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि बात उस अल्टीमेट सोल की हो रही है, बात उस साउंड ऑफ साइलेंस की हो रही है, तो वो समस्त भूतों का जो पंचभूत है उनका कारण कैसे हो सकता है। वो छोटा सा पार्टिकल इतने बड़े ब्रह्मांड का कारण कैसे हो सकता है। कॉन्शियसनेस भी वही है, पुरुष भी वही है, प्रकृति में मिलकर वो कैसे इस पूरे ब्रह्मांड का कारण हो सकता है। अब इसको आराम से, बिल्कुल पेशेंटली, पीसफुली आराम से समझते हैं। वह जो अदृश्य, उसको देखा नहीं जा सकता है आँखों से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। जब कह रहे हैं अदृश्य है तो इट कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आइज और बाय एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और बाय एनी एनिमल। इट इज़ नॉट विजिबल टू द आइज। तो ये देखने का विषय नहीं है। अग्राम्यम मतलब कि आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हो, यानी कि उसको पकड़ नहीं सकते हो, उसको कैप्चर नहीं कर सकते हो। जैसे जल है, उसको आप ग्रहण कर सकते हो। जल आपने कहीं से लिया और पिया तो एक तरह से आपने उसको ग्रहण कर लिया। आपने मतलब आपके शरीर ने, बट इसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा कोई पात्र नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि ये आ जाए और उसमें लेकर के आप इसको पी जाओ। अगोत्र, इसका कोई गोत्र नहीं है। जैसे आपसे पूछते हैं ना जब कोई पूजा पाठ होता है कि भाई आपका क्या गोत्र है, तो इसका कोई गोत्र नहीं है। इसके ऊपर आप कोई भी किसी भी तरीके का लेबल नहीं लगा सकते। जैसे इंसानों में अलग अलग वर्ण होते हैं, गोत्र होते हैं, उसके अलावा आप देख सकते हो कि जो जानवर हैं उसमें भी अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं। इन तीनों में भी फ़र्क है, पेड़ पौधों में, जानवरों में और इंसानों में। उनको आप सब क्लासीफाई कर सकते हो। तो इसको किसी भी तरीके से आप क्लासीफाई नहीं कर सकते, इसको किसी भी तरीके से आप किसी कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते। क्योंकि कैटेगराइज आप तब कर सकते हो किसी भी चीज़ को जब कहीं अपीयरेंस के लेवल पर कहीं कोई डिफरेंस हो या बाय बर्थ कहीं कोई डिफरेंस हो। अब देखना, ध्यान से समझना, या तो बाय बर्थ कोई डिफरेंस हो या उसके डीएनए के लेवल पे कोई डिफरेंस हो, तब हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग नाम दे सकते हैं। या उसकी फॉर्म अलग हो, या अगर वो एक साउंड वेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो, तब हम कह सकते हैं कि ये आवाज़ तेज है, ये आवाज़ धीरे है। तो कुछ भी अलग अलग करने के लिए पहले ये पॉसिबल होना चाहिए कि उसको अलग करने की गुंजाइश हो। तो जो ब्रह्म है वो पैदा ही नहीं हुआ। तो जब पैदा ही नहीं हुआ तो पैदा के बेस पे, जैसे जन्म के बेस पे गोत्र और वर्ण ये सब पहले के ज़माने में डिवाइड होते थे, मतलब कैटेगराइजेशंस होती थी सोसाइटी में। बट दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपका जो वंश है उसके हिसाब से। बट ये सब किसके हिसाब से है? जो पैदा हुआ। जैसे शरीर पैदा हुआ तो उसके हिसाब से आपको एक गोत्र में, जिस घर में आप पैदा हुए उसके हिसाब से गोत्र में, वर्ण में आपको फिट किया जा सकता है। आपको एक गोत्र और वर्ण मिल जाता है। बट जो पैदा ही नहीं हुआ, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, उसको किस गोत्र में आप फिट करोगे? जिसकी कोई एट्रीब्यूट्स है ही नहीं, जो अदृश्य है, तो कोई फॉर्म नहीं है, तो आप उसको काला नहीं कह सकते, गोरा नहीं कह सकते, अमीर नहीं कह सकते, गरीब नहीं कह सकते। उसको आप लिविंग नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग नहीं बोल सकते। उसको किसी भी तरीके से आप किसी भी कैटेगरी में, जो भी कैटेगरीज हम लोगों के माइंड में होती हैं किसी भी तरह की, फिर चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, किसी भी कैटेगरी में उसको आप फिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अजन्मा है, नंबर 1। नंबर 2, वो फॉर्मलेस है। नंबर 3, वो इन्फिनिट है। तो जो फाइनाइट है उसको आप किसी तरीके से कैप्चर करके उसको बोल सकते हो कि कम है, ज़्यादा है, ये ऐसा है, वैसा है, या तो उसके कोई कलर हो, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिसके बेस पे हम उसको कोई नाम दे सकें। उस रूप को कोई रूप होना चाहिए, तो उसका कोई रूप ही नहीं है। और चक्षु श्रोत्रादिहीन है।
मतलब कि उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा श्रोत्र, अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो ये बोलने का और सुनने का भी विषय नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जो भी हम कहेंगे वो गलत ही होगा, क्योंकि कुछ भी कहने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिसके बारे में कुछ कहा जा सके। जैसे आप हो, मैं हूं, हमारे बारे में कितना कुछ कहा जा सकता है, बट कुछ ऐसा जो कि अखंड है, जिसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, उसको मैं आंखों से आपको दिखाई नहीं सकता हूं, तो उसके बारे में मैं क्या बोलूंगा? जो भी बोलूंगा वो गलत ही होगा। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वो सुनने का भी विषय नहीं है, यानी इन कानों से सुनने का विषय नहीं है वो, लेकिन वो है। ये ध्यान रखना, ये मत समझ लेना। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है, जो इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो ये समझते हैं जब ये सब है ही नहीं, ना कहने का विषय है, ना सुनने का विषय है, ना इंद्रियों का विषय है, ना मन का विषय है, ना बुद्धि का विषय है, तो इसका मतलब वो है ही नहीं। दैट इज एम्प्टीनेस, दैट इज वॉइड। नहीं, अगर ऐसा होता तो उसके बारे में बात ही नहीं करी जाती। वो है, लेकिन वो इस सब का विषय नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक हमको समझ आ रहा है, यानी वो ज्ञान का विषय नहीं है। जिस तरीके से हम एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान देने के लिए जिस चीज़ के बारे में मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, उसके बारे में कुछ तो होना चाहिए ना बोलने के लिए। मैं क्या बोलूं उसके बारे में? जैसे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बोलना है तो क्या कहेंगे कि ये चीज़ अब पैदा हो गई, यानी एक फॉर्म जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी अब वो एग्जिस्टेंस में आ गई। अब वो फॉर्म मिट गई, यानी कि वो मर गई, यानी कि बदल गई। तो जो बदला ही नहीं उसके बारे में क्या कहोगे? जो समय से परे है उसके बारे में क्या कहोगे? स्पेस में कुछ है तो उसके बारे में बात करी जा सकती है, उसको पॉइंट किया जा सकता है। जिसमें स्पेस है उसके बारे में क्या कहोगे? बल्कि स्पेस के बारे में भी क्या कहोगे? स्पेस भी वाणी का विषय नहीं है। कुछ बोल के दिखाओ, ये जो स्पेस है इसके बारे में। यू कैन नॉट स्पीक। जस्ट है तो वो है नहीं, आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि स्पेस है? आप क्या उसको टच कर रहे हो, फील कर रहे हो? किस बेस पे आप कह रहे हो कि वो है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, बिकॉज द मोमेंट यू से है तो मैं कहूंगा कि कुछ भी होने के लिए उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। तो स्पेस का प्रूफ क्या है? इट माइट जस्ट बी एन इल्यूजन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अपाणिपाद नित्य विभू सर्वगत अत्यंत सूक्ष्म, देखो यहां पे क्लियर हो गया है कि वो है, कि वो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वो इंद्रियों का विषय नहीं है। और अव्यय है तथा जो संपूर्ण भूतों का कारण है, उसे विवेकी लोग सब ओर देखते हैं। जो संपूर्ण भूतों का कारण है, अब ये कारण किस स्टैंड पॉइंट से है इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। भूत होते क्या हैं? भूत मतलब वो जो दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। पंचभूत कहते हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, इनको भी भूत कहा गया है। अब आप कहोगे ये टेबल भूत कैसे हुई? ये तो मुझे दिख रही है अपनी आंखों से, इसको आप भूत कह रहे हो? अगर स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो धरती जल अग्नि वायु आकाश, पानी को आप पी रहे हो, पानी भूत कैसे हुआ? सोचो, दिमाग लगाओ। सर सारे पांचों पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, पांचों भूतों से मिलके, इसलिए। वो तो पीछे आप चले गए ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी ये जो है, ये इसको हम भूत कैसे बोल सकते हैं? भूत मतलब दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कही जा रही है। ये काफी हद तक वैसी बात है जो क्वांटम फिजिक्स कर रही है। द ऑब्जर्वर इफेक्ट, वेव पार्टिकल थ्योरी, कि इंस्ट्रूमेंट है तो पार्टिकल है अगर कैमरे को प्लेस किया हुआ है, और नहीं है तो वेव है। तो जो पार्टिकल है, यानी जो भी कुछ दिख रहा है या हार्ड लग रहा है, दैट इज ऑल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इन इटसेल्फ इज मेड ऑफ अ पार्टिकल विच इज अ पार्टिकल। बट अगर उस इंस्ट्रूमेंट को भी हम मॉनिटर करते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट से, तो वो इंस्ट्रूमेंट है, नहीं तो वो भी वेव है। अब क्या करोगे? सब तरफ वेव ही वेव है, यानी कहीं कुछ है ही नहीं। तो भूत का मतलब वो होता है जो दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। जैसे सिनेमा हॉल में हम मूवी देखने जाते हैं, क्या वहां पे एक्चुअल में कुछ होता है? नहीं होता है, ये हमें क्लियर है। एक मूवी है जो प्ले हो रही है स्क्रीन के ऊपर। जब हम सपना देखते हैं तो क्या एक्चुअल में वहां पर कुछ होता है? एक पूरी की पूरी दुनिया होती है लेकिन एक्चुअल में कहीं कुछ नहीं होता है। तो यहां तो दोनों जगह हमको क्लियर हो जाता है कि ये दोनों भूत है। भूत मतलब इमेजिनरी है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन में एक्चुअल में कोई है। जैसे कोई बच्चा जा करके देखेगा तो उसको एक्चुअल में लगेगा कुछ है वहां पर, वो शायद उसको टच भी करके देखेगा,
और अब तो वर्चुअल रियलिटी आ गई है। अब तो ये फर्क करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में कि एक्चुअल में कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि अभी तक वो 2D था, अब धीरे धीरे अब 3D हो रहा है, 4D हो रहा है। तो यहां तक तो हमको समझ आ रहा है मूवीज के केस में और अपने ड्रीम्स के बेस पर। लेकिन जो हम आंखों से देख रहे हैं इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, यानी जो विजिबल है आंखों से और हाथों से आप इसको टच कर सकते हो, ये कैसे कह सकते हो कि ये यहां पर नहीं है? और यहां पर क्या कह रहे हैं, जो संपूर्ण भूतों का कारण है। अब ध्यान से समझो, इस टेबल के होने के लिए किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए जिसके थ्रू जब हम देखते हैं तो ये टेबल दिखे। अगर इसको किसी ऐसी मशीन के थ्रू देखें जो कि इसके आर पार देख सकती है, तो क्या वहां पर टेबल दिखेगी या नहीं दिखेगी? वहां टेबल है ही नहीं, वहां पर तो स्पेस है। तो दिस टेबल एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी आर परसीविंग दिस टेबल। दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी आर परसीविंग दिस वर्ल्ड। किसी इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो दिन दिखेगा, किसी से देखोगे तो रात दिखेगी, किसी से देखोगे तो ऐसा लगेगा यहां पर कुछ है, और किसी और से देखोगे तो कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा जीव है जो कि इतना सूक्ष्म है जो इसके आर पार निकल जाए, उसके लिए तो टेबल है ही नहीं। बट अगर कोई ऐसा जीव है जैसे कि हम लोग जो इसके आर पार ना निकल पाए, तो हम कहेंगे टेबल है। तो इट इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट। दिस एंटायर यूनिवर्स इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या होता है, उसकी अपने आप में इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये सिर्फ देखने वालों की आंखों में है। ये सिर्फ एक स्टैंड पॉइंट से एग्जिस्ट कर रही है टेबल, क्योंकि मैं अभी इसको देख रहा हूं, क्योंकि ये आंखें इसको देख रही है तो ये है। बट जिस वक्त इसको नहीं देखा जा रहा है उस वक्त क्या है? यहां पर वाइब्रेशन है, साइंटिफिकली अगर बात करी जाए तो, यानी कि वेव है। जो भी पार्टिकल के जैसा दिख रहा है वो एक्चुअल में तो वेव है। जैसे पानी तो है पानी, लेकिन लहर दिख रही है सटल लेकिन ग्रॉस दिख रही है, इसलिए इसको भूत कहा गया है। और यही हमारे जो ऋषि मुनि हुए आज से हजारों साल पहले, यही उनकी खास बात है। जो साइंस आज बातें कर रही है, ये उन्होंने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हजारों साल पहले ही देख लिया। आज जाकर के साइंस बोल रही है कि ये सब जो दिख रहा है मटेरियल वर्ल्ड, वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, वेव है। एक्चुअल में पार्टिकल नाम की कोई चीज नहीं है, सब वेव है। पार्टिकल एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी आर लुकिंग एट दैट वेव। जो एक्चुअल में वेव है लेकिन लग रही है पार्टिकल के जैसी बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये एक इन्फिनिट लूप बनेगा अगर ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी एक्चुअल में वेव है, वो भी कहीं नहीं है। इन अदर वर्ड्स, एक मिरर है, उसमें एक दुनिया दिख रही है, तो क्या वो मिरर उस दुनिया से अलग है? नहीं, मिरर भी वेव है और दुनिया भी वेव है। मिरर भी एक पार्टिकल है जिसमें ये दुनिया दिख रही है जो कि पार्टिकल है, लेकिन ये दुनिया के आगे अगर मिरर ना लगाओ तो दुनिया भी वेव है, और अगर उस मिरर को किसी और मिरर से ना देखो तो वो मिरर भी वेव है। या उस मिरर को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से देख लो जो कि उसके आर पार देख सकता है, तो मिरर है ही नहीं। जब मिरर ही नहीं है तो मिरर में दिखने वाली दुनिया कहां गई? अब अगर इस सबके सेंटर में देखोगे तो क्या है? ध्यान से देखो, इस सबके सेंटर में यानी सारे भूत, ये जो पंचभूत है और ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है जो हमको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, इस सबके सेंटर पॉइंट में क्या है? कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस। तो इस स्टैंड पॉइंट से अगर आप समझोगे तो जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो संपूर्ण भूतों का कारण है। क्योंकि अगर एक कैमरा तो हो, लेकिन अगर उसमें जो रिकॉर्डिंग है उसको कोई देखने वाला ना हो, यानी कि उस कैमरे को देखने वाला कोई ना हो, तो जो भी उस कैमरे में कैप्चर हुआ वो भी और वो कैमरा भी एक वेव है, यानी कि वो है ही नहीं, भूत है। यानी कि वो दिखता है जब कोई देखता है। तो इस सबके सेंटर पॉइंट में क्या आ गया? ऑब्जर्वर, कॉन्शियसनेस। बट ऑब्जर्वर में कोई सेपरेशन नहीं है, ये बात यहां पर कही जा रही है। आगे अभी देखते हैं हम क्या कहा जा रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जब साइंस ऑब्जर्वर के बारे में बात करती है तो वो ये समझते हैं कि अलग अलग कैमरास के पीछे अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं। सो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट देयर इज ऑब्जर्वेशन
that observing is going on, but this illusion of a separate observer standing there is a myth. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मेरे को इसको और थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, ये जो वेव पार्टिकल थ्योरी है इसके स्टैंड पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। जब एटम्स को हमने फायर किया और कैमरे को प्लेस किया तो वो एटम्स ने जो छाप छोड़ी दीवार पर वो पार्टिकल के जैसी है, बट जब कैमरे को प्लेस नहीं किया, कैमरे को हटा दिया, तो वहां पर वेव है। ऐसा नहीं कुछ नहीं है, कुछ तो है। यानी वो एटम्स जो कहने के लिए पार्टिकल है, वो एटम्स एक्चुअल में वेव है, यानी सिर्फ एक वाइब्रेशन है। लेकिन जब कैमरे को वहां पर प्लेस किया तो हुआ क्या, लाइट का और एटम्स का आपस में कांटेक्ट हुआ और फिर वो लाइट वापस से उस कैमरे में आई, कैप्चर हुई, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन कैप्चर हुई उस वजह से वो पार्टिकल की तरह अपीयर हो रहे हैं। ये पूरा यूनिवर्स एक्चुअल में वाइब्रेशन है, एक्चुअल में एक बहुत बड़े समुद्र की तरह देखो। लेकिन जब इसको किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं तो वहां पर कुछ फॉर्म्स दिखने लग जाती हैं, जहां पर एक्चुअल में कोई फॉर्म्स नहीं, जहां पर सिर्फ लहरें हैं, जहां पर सिर्फ वेव्स हैं। जैसे होता नहीं है, कई बार हम आसमान में देखते हैं बादलों की तरफ तो हमको वहां पर कुछ फॉर्म्स नजर आने लग जाती है। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी उल्टे सीधे फॉरवर्ड होकर के आते हैं कि देखो वो दिख रहे हैं, इसकी फोटो दिख रही है, इसकी शक्ल दिख रही है, इसकी आंखें दिख रही है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। ये सब कहाँ है? एक्चुअल में है। ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है, कुछ भी इमेजिन कर लो। तो आज ये सब समझना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं जिसके बेस पे हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। बट सोचो आज से हजारों साल पहले कैसे समझा होगा उन्होंने, कितने बारीकी से ऑब्जर्व किया होगा चीज़ों को। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दी स्क्रिप्चर्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। उसे विवेकी लोग सब और देखते हैं। विवेकी कौन होते हैं? जो इस विविधता में, ये जो विविध दुनिया है, यानी तरह तरह की चीजें, तरह तरह के लोग, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के जानवर, इतनी वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें एक को देख लेते हैं, उसको विवेकी बोलते हैं। जो विविध दुनिया में, सृष्टि में एक को देख सके, एक तत्व को देख सके, उसको विवेकी बोलते हैं। यानी वो जो आत्मा और अनात्मा में फर्क कर सके, यानी वो जो भूतों में और रियलिटी में फर्क कर सके। अब ध्यान से समझना इस बात को। अभी हमने क्या देखा कि जितना भी कुछ दिख रहा है वो सब एक्चुअल में वेव है, यानी ये सब रुका हुआ नहीं है, बह रहा है, सिर्फ रुका हुआ दिख रहा है। तो वो जो वेव है उसकी कोई फॉर्म नहीं है, इसकी फॉर्म है। वो वेव ही ब्रह्म है, वो वेव ही आत्मा है जो दिख रही है अलग। जैसे किसी नदी में पानी ही है एक्चुअल में, बट वो पानी अलग दिख रहा है। पानी के स्टैंड पॉइंट से दो नहीं है, देखने वाले की जो नजर है उसमें दो दिख रहे हैं, बट दो दिख रहे हैं ये भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ के लेवल पे अगर वो बोल दे कि लहर और पानी दो अलग अलग चीजें हैं, या फिर उसको लहर के बारे में तो पता हो, बुलबुलों के बारे में पता हो, पानी के बारे में पता ही ना हो, तो गड़बड़ हो गई। इसको अज्ञान बोलते हैं। यानी अज्ञानी में और ज्ञानी में, विवेकी में और अविवेकी में फर्क को अच्छे से समझ लो। जब ज्ञानी भी एक नदी की तरफ देखता है तो उसको भी लहरें दिख रही हैं, बुलबुले दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, बट उसको पता है कि ये सब पानी है, और वो पानी को भी देख रहा है, आंखों से नहीं, इंद्रियों के थ्रू नहीं, मेमोरी के थ्रू नहीं, थॉट के थ्रू नहीं, एक्चुअल में वो पानी को भी देख पा रहा है। लेकिन जो अज्ञानी है उसको पानी का कोई अता पता नहीं है। यानी ये जो टेबल यहां पर दिख रही है, जो अज्ञानी है उसको सिर्फ टेबल दिख रही है, लेकिन जो ज्ञानी है उसको ये टेबल रॉ फॉर्म में दिख रही है। उसको ये टेबल आंखों के थ्रू देखता है तो ऐसे दिख रही है, और एक तीसरी आंख है। तीसरी आंख मतलब, इसको इमेजिन मत करना, समझना कि तीसरी आंख मतलब क्या। एक ऐसी आंख जो ज्ञानी के पास तो है, अज्ञानी के पास में नहीं है। दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस। तो जो ज्ञानी है वो उस वेव को देख पा रहा है जिसकी ये टेबल बनी है, सोफा बना है, ये बॉडी बनी है। तो वो इस पूरे यूनिवर्स को रॉ फॉर्म में देख पा रहा है, इसके रॉ मटेरियल को देख पा रहा है, और वो ये भी जानता है कि जो रॉ मटेरियल है जिसका ये सब बना है वो ही कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस और ये जो यूनिवर्स है, ये दो दिखते हैं, दो है नहीं। इसी को अद्वैत बोलते हैं। इट अपीयर्स टू बी टू, बट देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द टू।
सेपरेशन दिखता है, होता नहीं है। दो लहरों के बीच में सेपरेशन दिखता है, होता नहीं है। उसे विवेकी लोग सब ओर देखते हैं, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ उनको वो नजर आता है। कौन है वो? उसको आप ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, सत्य कहो, अलग अलग नाम लोगों ने दे दिए हैं अलग अलग स्टैंड पॉइंट से। इसीलिए भगवत गीता में एक जगह पर आता है कि जब ये पूरी दुनिया सोती है तब ज्ञानी जागता है, और जहां पर ये पूरी दुनिया जागती है तब ज्ञानी सो जाता है। जो अज्ञानी हैं उनके सर पर भूत सवार हो जाते हैं, वो भूतों में ही जीते हैं, भूतों में ही मरते हैं, और भगवान शिव के पीछे भूतों की टोली चलती है। तो जब आपको उपनिषद समझ आते हैं तो आपको जो रिलीजन है वो भी समझ आ जाता है। उपनिषद की नज़र से देखोगे तो जो रिलीजन है उसका असली जो मतलब है वो आपको रिवील होने लग जाएगा। जैसे भगवत गीता में जब ये बात कही कि जब पूरी दुनिया सोती है तो ज्ञानी जागता है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी रियलिटी है जिसकी तरफ ये पूरी दुनिया सोई हुई है और ज्ञानी उसकी तरफ जागा हुआ है। और ये जो पूरी की पूरी दुनिया है जिसके पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब भरा पड़ा है लोगों के अंदर, यानी पैसा, पावर, पोजीशन, इस सब के पीछे दुनिया पागलों की तरह भाग रही है। उस सब की तरफ ज्ञानी सोया हुआ है। उसके लिए मिट्टी में और सोने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो देख पा रहा है कि मिट्टी हो या सोना हो, दोनों का सब्सटेंस एक ही है और वो सब्सटेंस मुझसे अलग नहीं है। आपको सोने की चाह हो सकती है, जब मैं सोना बोल रहा हूं तो गोल्ड की बात कर रहा हूं, स्लीप की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या सोने को, गोल्ड की चाह हो सकती है? वो तो है। ऐसे ही जब तक दो है तब तक कामना है, तब तक क्रोध है, लोभ है, भय है। दूसरे से भय होता है, किसी के आ जाने का भय होता है, किसी के चले जाने का भय होता है। भय हमेशा द्वैत में होता है, कामना हमेशा द्वैत में होती है जब दो होते हैं। जब एक ही है तो ना कोई कामना है ना कोई भय है, किसकी कामना करें? जैसे आप लोगों ने सुना होगा शिवोहम, तो जो भगवान शिव है उनके अंदर क्या कामना हो सकती है? ऐसे ही जो ज्ञानी है उसमें क्या कामना हो सकती है? कामना है तो ज्ञानी नहीं है। उसमें किसका भय हो सकता है? क्योंकि वो तो अमर है, उसको मारने का कोई तरीका ही नहीं है। तो ये क्लियर हो गया वर्स कि जो सब भूतों का कारण है, यानी सब भूतों का कॉज है, एक इन्फिनिट लूप है। आगे से आगे अगर आप देखोगे तो उस इन्फिनिट लूप में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जा करके एक कॉन्शियस बीइंग होगा, तब आप कहोगे ये पूरा का पूरा लूप एग्जिस्ट करता है। अगर कोई कॉन्शियस बीइंग नहीं है तो उसका होना या ना होना बराबर है। अगर इस यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस नहीं है तो इस यूनिवर्स का होना या ना होना बराबर है। जैसे गहरी नींद में आपका होना या ना होना बराबर है। सपने में आप कह सकते हो कि मैं हूं, अभी आप कह सकते हो कि मैं हूं, बट गहरी नींद में क्या कहोगे? आप हो या नहीं हो? उस वक्त ना आप कह सकते हो कि मैं हूं, ना आप कह सकते हो कि मैं नहीं हूं, क्योंकि दोनों ही कहने के लिए थॉट का होना जरूरी है। वहां पर तो थॉट ही नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, उसी को गहरी नींद बोलते हैं। तो ऐसे ही ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, अगर इसमें से कॉन्शियसनेस को हटा दो तो ये पूरा यूनिवर्स सोया हुआ है। बट जहां पर भी, जिन भी प्लैनेट्स के ऊपर कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट हो गई है, बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज देयर एवरीवेयर। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कॉन्शियसनेस नहीं है। फर्क है इंस्ट्रूमेंट्स का। तो इस स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे तो समस्त भूतों का जो कारण है वो कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियसनेस यानी कि चित्त और सत्य, ये दो अलग अलग नहीं है। सत, चित्त, सत इज चित्त एंड चित्त इज सत। उसे विवेकी लोग सब ओर देखते हैं। मतलब जैसे हम सोचते हैं कि कॉन्शियसनेस यहाँ है वहाँ है, विवेकी लोग ऐसे नहीं देखते हैं। विवेक मतलब क्या? जो सत्य और असत्य में, सत्य में और भूत में, आत्मा में और अनात्मा में फर्क को देख सके। तो जो विवेकी लोग हैं वो खुद को सिर्फ यहाँ नहीं देखते हैं, वो सब जगह देखते हैं। ये उससे बहुत अलग है जिस तरीके से कोई अविवेकी या अज्ञानी इंसान देखता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे बड़ी आसानी से समझ जाओगे।
आप अपने घर की छत पे जाते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी नज़र आते हैं, उनमें से भी किसी एक को पकड़ लेते हैं, पिजन। तो क्या वो जितने भी पिजन्स हैं उन सब में अलग अलग कॉन्शियसनेस है? क्या इस यूनिवर्स में कुछ भी अलग अलग है? इस सच को हम देख क्यों नहीं पाते हैं? ये जो नहीं देख पाते हैं इसी को माया कहते हैं, कि इतना ऑब्वियस है फिर भी हम नहीं देख पा रहे हैं। सेम मटेरियल की बॉडीज बनी है, नॉट सिमिलर, सेम मटेरियल, सेम वाटर, नॉट सिमिलर वाटर। ऐसा नहीं है एक कबूतर में अलग तरह का पानी है, दूसरे में अलग तरह का पानी है, सब कुछ सेम है, बस दिखने में ऊपर ऊपर से अलग दिख रहे हैं। जैसे मिट्टी की दो मूर्तियां अलग अलग दिख रही हैं, या मिट्टी की अनगिनत मूर्तियां अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन है तो सब मिट्टी ही। तो कॉन्शियसनेस अलग हो कैसे सकती है? चलो इसको और सिंपल करता हूं, क्योंकि पिजन के केस में भी आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर वहां तक समझ सकते हो तो इंसानों के लेवल पे भी समझ सकते हो, बट साइंटिफिकली ये समझना बहुत आसान है। यहां पर देखो 1 2 3 4 बल्ब आपको नजर आ रहे हैं कि इन चारों बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग अलग है। क्या इन चारों की जो लाइट है वो अलग अलग है? क्या जिस मटेरियल के चारों बल्ब बने हैं वो अलग अलग है? हो सकता है इन चारों को ये गलतफहमी हो जाए कि मैं उससे अलग हूं। क्यों? क्योंकि मेरी लाइट उसकी लाइट से ज्यादा है। तो एक में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो एक में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। तो ये जो अलग होने का थॉट है, मान के चलो कि ये जो बल्ब हैं ये सोच सकते हैं, इमेजिन करो जैसे हम सोच सकते हैं। तो अगर कोई एक बल्ब ये सोच ले कि मैं और जितने भी बल्ब हैं उनसे अलग हूं, देखो मेरी लाइट उसकी लाइट से ज्यादा है, मेरी लाइट का कलर उसकी लाइट के कलर से बेटर है, इस बल्ब की जो शेप है वो और बल्ब की जो शेप्स है उससे बेटर है या उससे खराब है। यानी उस बल्ब को ये लग रहा है कि मेरी अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। तो उस बल्ब को क्या कहोगे? उसको बोलूंगी कि सोचना ही छोड़ दे। नहीं, ये नहीं कि सोचना ही छोड़ दे, क्योंकि अगर उसने सोचना ही छोड़ दिया ये उसके अंदर हमेशा के लिए रह जाएगा। ये जो अलगपन है इसी को अहंकार बोलते हैं, ये उसके अंदर हमेशा के लिए रह जाएगा। तो उसको ये बोलना पड़ेगा कि एक बार आराम से बैठ करके इस बात को सुनो और समझने की कोशिश करो कि तुम औरों से अलग नहीं हो। अलग दिख रहे हो लेकिन अलग नहीं हो। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग नहीं हो, तुम्हारे पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं हो, जो लाइट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग नहीं हो। तुम ही वो इलेक्ट्रिसिटी हो। तुम सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो जो इस बल्ब के थ्रू आ रही है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी है इस पूरे यूनिवर्स में, वो तुम ही हो। तुम सिर्फ वो लाइट नहीं हो जो इस बल्ब के थ्रू निकल रही है, क्योंकि लाइट में एक्चुअल में कोई सेपरेशन नहीं है। जब इस बल्ब की लाइट निकलती है और उसकी निकलती है और दोनों आकर के मिल जाती है, तो क्या कहोगे वो किसकी लाइट है? लाइट तो लाइट है। तो इस बल्ब को क्या समझना पड़ेगा? अगर ये मुक्त होना चाहता है, जिसको मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, मुक्त किससे? इस गलतफहमी से कि मैं ये बल्ब हूं। इस गलतफहमी की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? लगाओ दिमाग। आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस सबकी जड़ यही है, और कोई जड़ है ही नहीं। द मोमेंट इट थिंक्स दैट आई एम दिस एंड दिस ओनली, तब एक स्ट्रगल शुरू हो गई है औरों को पीछे छोड़ने की, आगे निकलने की। अब वो मुझसे आगे निकल गया है, मैं पीछे रह गया हूं। डर लगता है कि एक दिन ये बल्ब नहीं रहेगा। देखो आसपास के सारे बल्ब एक एक करके फ्यूज हो रहे हैं। इस बल्ब के साथ में 5 लोग जुड़े थे, एक फ्यूज हो चुका है, 4 रह गए हैं। वो 4 भी फ्यूज होंगे और वो खुद भी फ्यूज होगा। डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, फीलिंग ऑफ पेटीनेस। जिन लोगों को आप बहुत बड़ा समझते हो ना, दुनिया की नजर में बोलते हो ना, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, व्हाटएवर, यही लैंग्वेज होती है ना जो हम यूज करते हैं अपने घरों में। अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है। वो बड़ा भी अंदर से कितना छोटा है, अगर वो आपने देख लिया उसकी ब्रेन में झांक करके, उसकी भी जरूरत नहीं है। उसके एक्शंस को देखो, आपको समझ आ जाएगा ये बड़े बड़े लोग भी कितने छोटे हैं एज फार एज देयर एक्शंस आर कंसर्न्ड। तो दिखने में दूर दूर से ये जितने भी अज्ञानी बल्ब हैं, ये देखने में दूर दूर से अज्ञानियों के स्टैंड पॉइंट से बड़े छोटे हो सकते हैं, बट ज्ञानी के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो सब एक जैसे हैं। क्योंकि अज्ञान जिसको बोलते हैं इग्नोरेंस, मतलब कि उसको नहीं पता कि मैं एक्चुअल में क्या हूं
और क्या नहीं हूं। बल्ब को एक्चुअल में नहीं पता कि वो क्या है और क्या नहीं है, वो खुद को बल्ब समझ रहा है। जबकि इस एक बल्ब के होने या ना होने से उसको फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी है तो, अगर वो लाइट है तो ये बल्ब नहीं रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, वो हमेशा के लिए रहेगी।